कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी के जो सबसे गहरे सबक होते हैं वो हमें बहुत छोटी छोटी कहानियों में मिल जाते हैं। आज हम लेखक रविंद्र केलेकर की ऐसी ही 2 कहानियों में उतरने वाले हैं। ये कहानियां हमारी इस तेज रफ्तार जिंदगी में 1 मिनट रुककर सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो ये है रविंद्र केलेकर। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो रोजमर्रा की चीजों में, जैसे सोने में मिलावट हो या फिर चाय का एक प्याला, उनमें भी बड़े गहरे मतलब खोज लेते थे। उनका लेखन हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए उकसाता है। तो चलिए इन 2 सवालों से शुरू करते हैं। पहला, क्या हमारे आदर्श सिर्फ कहने सुनने के लिए हैं या हम उन्हें असल में जी भी रहे हैं? और दूसरा, ये जो जिंदगी की दौड़ है, क्या ये हमें सच में जीने का मौका दे भी रही है? आइए केलेकर की कहानियों में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हमारी पहली कहानी उस पुरानी दुविधा के बारे में है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। क्या अपने आदर्शों पर एकदम टिके रहना चाहिए या थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए? ये कहानी है शुद्धता और व्यावहारिकता की लड़ाई की। केलेकर हमारे आदर्शों की तुलना सोने से करते हैं। एक तरफ है शुद्ध सोना, जो हमारे प्योर आइडियल्स जैसा है, कीमती पर थोड़ा नाजुक, और दूसरी तरफ है गिन्नी का सोना, जिसमें थोड़ी मिलावट है। ये ज्यादा मजबूत लगता है, ज्यादा चमकदार, पर सवाल ये है कि क्या वो सच में बेहतर है? और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब हम अपने आदर्शों में व्यावहारिकता का, मतलब तांबे का, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं तो हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बन जाते हैं। लोग हमारी तारीफ भी करते हैं, लेकिन क्या हम धीरे धीरे अपने असली सिद्धांतों से दूर नहीं होते जा रहे? और देखिए, मुश्किल यहीं से शुरू होती है। लोग आदर्शों के नहीं बल्कि व्यावहारिकता की तारीफ करने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारे जो असली मूल्य थे वो पीछे छूटने लगते हैं, और सिर्फ ये प्रैक्टिकलिटी ही जरूरी लगने लगती है। और इसका नतीजा ये होता है कि आखिर में सिर्फ मिलावट ही बच जाती है। सोना यानी हमारे मूल सिद्धांत कहीं पीछे छूट जाते हैं और चमकता रहता है सिर्फ व्यावहारिकता का तांबा। हमारे सबसे कीमती आदर्श कहीं खो जाते हैं। लेकिन गांधी जी ने इस पूरे समीकरण को ही पलट दिया। वो व्यावहारिकता को आदर्शों के लेवल तक ले आए। मतलब उन्होंने सोने में तांबा नहीं मिलाया, बल्कि तांबे में यानी व्यावहारिकता में सोना यानी आदर्श मिलाकर उसे भी कीमती बना दिया। ये अपने आप में कमाल का आइडिया था। तो इससे क्या समझे? यही कि व्यावहारिक लोग दुनिया में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन समाज को बेहतर बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हमेशा से आदर्शवादियों ने ही उठाई है। हमारे जो स्थायी मूल्य हैं वो उन्हीं की तो विरासत है। चलिए अब उस दूसरी चुनौती की बात करते हैं जो हमारी आत्मा को अंदर से खाई जा रही है, और वो है आधुनिक जीवन की कभी न खत्म होने वाली दौड़। क्या हम जी रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं? तो हुआ ये कि लेखक ने जापान में अपने दोस्त से पूछा कि भाई यहाँ सबसे आम बीमारी कौन सी है? जवाब जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। मानसिक रोग। उनके दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि जापान की 80% आबादी मानसिक तनाव से गुजर रही है। ये एक बहुत बड़ी और डराने वाली सच्चाई है। और इसकी वजह कोई छुपी हुई नहीं है। असल में जीवन की रफ्तार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारा दिमाग अब उसे संभाल ही नहीं पा रहा है। हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जो दिखती नहीं, पर हम सब उसमें भागे जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई चलता नहीं, सब दौड़ते हैं, कोई बात नहीं करता, सब बकते हैं। हमारा दिमाग, जो पहले से ही एक रेसकार की तरह है, उस पर हमने एक और स्पीड का इंजन लगा दिया है। तो फिर अंजाम क्या होगा? बढ़ता हुआ मानसिक तनाव और आखिर में एक टूटता हुआ इंजन, यानी हमारा दिमाग। लेकिन इस सारी भागदौड़ के बीच एक प्राचीन जापानी परंपरा में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एक ऐसा तरीका जो हमें धीमा होना सिखाता है। चलिए इस शांत दुनिया में चलते हैं। तो लेखक को एक जापानी चाय समारोह, जिसे चा नो यूं कहते हैं, वहां ले जाया गया। ये सिर्फ चाय पीने की एक रस्म नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में, इस पल में पूरी तरह से जीने की एक कला है। सोचिए, वहां हर चीज बहुत धीरे धीरे हो रही है। मेजबान, जिसे चाजन कहते हैं, हर एक बर्तन को बड़े आराम से और ध्यान से साफ करता है। हर एक मूवमेंट एक मेडिटेशन जैसा है। शांति इतनी गहरी है कि केतली में उबलते हुए पानी की आवाज तक सुनाई दे रही है। यही है धीमी गति का जादू। इस पूरे समारोह का जो केंद्र है वो है शांति,
और इसीलिए यहाँ 3 से ज़्यादा मेहमानों को आने की इजाज़त नहीं होती। ये भीड़ के लिए नहीं, बल्कि गहरी आत्म शांति के लिए है, ताकि हर कोई उस पल में मौजूद रह सके। शुरुआत में तो लेखक का दिमाग भी बेचैन था, जैसा कि हम सबका होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बाहर की शांति ने उनके अंदर की दौड़ को भी शांत कर दिया। उनका दिमाग जैसे थम सा गया, और तब उन्हें पहली बार अनंत काल का अनुभव हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के पल में ही मौजूद है। और क्या ये हम सबकी कहानी नहीं है? हम या तो अतीत की यादों में जीते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में। हम हर जगह होते हैं, सिवाय उस एक जगह के जहां हमें असल में होना चाहिए, यानी यहीं और अभी। ज़ेन परंपरा में एक बहुत सीधी और सच्ची बात कही जाती है। अतीत बस एक याद है और भविष्य बस एक कल्पना। दोनों ही असलियत नहीं है। एक जा चुका है और दूसरा अभी तक आया ही नहीं है। तो अगर बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही एक तरह का भ्रम है, तो फिर सच्चाई क्या है? हमें कहाँ जीना चाहिए? सच्चाई है बस ये पल, अभी, यहीं। उस चाय के प्याले ने लेखक को यही सिखाया कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो भूत और भविष्य दोनों ही गायब हो जाते हैं। सिर्फ ये एक पल बचता है जो अनंत जितना बड़ा है। शायद इसी को जीना कहते हैं। तो सवाल बस इतना ही है कि क्या हम अपनी जिंदगी का वो चाय का प्याला खोजने के लिए तैयार हैं?